रोल ऑफ हार्ट इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों का हृदय सुदृढ़ मांसपेशियों से बना एक पंप है। हमारी मुट्ठी जितने बड़े आकार के इस अंग से दिन भर में लगभग 7000 लीटर रक्त पंप होता है। 4.7 से 5.5 लीटर रक्त दिन भर में लगभग 1500 बार हृदय से गुजरता है। हृदय के 4 मुख्य प्रकोष्ठ हैं। ऊपरी 2 प्रकोष्ठों को आलिंद ऑरिकल और निचले 2 प्रकोष्ठों को निलय वेंट्रिकल कहा जाता है। हृदय के दाएं भाग का संपर्क बाएं भाग से नहीं होता। दायां आलिंद व दायां निलय, बायां आलिंद व बायां निलय रक्त की नलियों और हृदय के प्रकोष्ठों के बीच वाल्व होते हैं। इससे रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता। हृदय के दाएं प्रकोष्ठों में ऑक्सीजन रहित रक्त और बाएं में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। हृदय के आलिंदों का संकुचन एक साथ एवं निलयों का एक साथ होता है। आलिंदों में संकुचन से रक्त निलयों में भरता है। निलयों के संकुचन से रक्त का बहाव हृदय से बाहर की तरफ होता है। साथ ही आलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों से रक्त भरता है। हृदय का कार्य मस्तिष्क से आने वाली तथा इसकी अपनी तंत्रिकाओं की एक विशेष व्यवस्था से नियंत्रित होता है। क्या आप जानते हैं, हृदय की तंत्रिकाओं की विशेष व्यवस्था को हम शिरा आलिंद गांठ साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। यह यदि काम करने में अक्षम हो जाए तो कृत्रिम रूप से इस कार्य को पेसमेकर यंत्र द्वारा एक लंबे समय तक चलाया जा सकता है। हृदय से रक्त का बहाव एक साथ 2 परिपथों से होकर गुजरता है। चित्र 6 में इन परिपथों को दर्शाया गया है। एक परिपथ ऐसा जिससे हृदय से शरीर की सभी कोशिकाओं तक और वहां से वापस हृदय तक रक्त का बहाव होता है। इसमें बाएं निलय के संकुचन से महाधमनी में से होकर ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव कई अन्य धमनियों से शरीर के तमाम ऊतकों तक पहुंचता है। इससे आगे केशिकाओं के माध्यम से शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है। कोशिकाओं से ऑक्सीजन रहित रक्त अन्य केशिकाओं एवं शिराओं के द्वारा हृदय के दाहिनी आलिंद तक बहता है। दूसरे परिपथ में हृदय के दाएं निलय के संकुचन से फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों तक रक्त का बहाव होता है। रक्त की नलियों से बहते हुए रक्त का फेफड़ों में ऑक्सीकरण होता है। फुफ्फुस शिरा से ऑक्सीकृत रक्त हृदय के बाएं आलिंद तक बहता है। सामान्यतः हमारे शरीर की शिराओं में किस प्रकार का रक्त होता है? शिराओं से हमेशा अनॉक्सीकृत रक्त का बहाव नहीं होता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों? क्यों नहीं? निलयों के संकुचन से उत्पन्न दाब से धमनियों में रक्त का बहाव बना रहता है। रक्त का दाब शिराओं तक बहुत कम हो जाता है। शिराओं के आसपास की मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव से इनमें रक्त का बहाव बना रहता है। साथ ही शिराओं में वाल्व होते हैं जिससे उनमें रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं होता। हमारा हृदय हमारी मुट्ठी के आकार का मांसपेशियों से बना। तो ये हुआ बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। तो नीचे वालों के नाम क्या होंगे? बिल्कुल सही, बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए मानो पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वहनियां कहते हैं। यहां से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त की छोटी छोटी नलिकाओं का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इन सारी नलिकाओं को जोड़ दो तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और वापस के 50 चक्करों के बराबर। यहाँ जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पांव इत्यादि निचले अंगों से इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में
कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला, यहां पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब यह शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खींचा चला आएगा, और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब यह ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, भुजाओं के लिए, पेट और पैरों की तरफ जाएगा। हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धक-धक यानी एक धड़कन बनाता है, और ये धक-धक चलती रहती है। रक्त शरीर भर में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता रहता है। फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए। शरीर से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जिसे छोड़ देता है फेफड़ों में। तो ये थी कहानी हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र की, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। क्या आप जानते हैं, निलयों के संकुचन से उत्पन्न रक्त का निलयों के दीवार पर दाब एवं निलय के शिथिलन के समय के दाब को रक्तचाप के आंकड़े अर्थात 120/80 के रूप में दर्शाया जाता है। हृदय के धड़कने की आवाज़ निलयों के संकुचन के समय आलिंदों और निलयों के बीच के वाल्व बंद होने से तथा निलय के शिथिलन के समय निलय और धमनियों के बीच वाल्व बंद होने से होता है। दाएं आलिंद में रक्त कहाँ से आता है? दाएं निलय से रक्त कहाँ जाता है? रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? हमारे हृदय से रक्त धमनियों में से कई अंगों तक लगभग एक साथ समानांतर रूप में पहुंचता है। इससे सभी अंगों तक समान दर से रक्त का बहाव होता है। अंगों से हृदय तक शिराओं से भी रक्त का बहाव समानांतर होता है। कुछ अंगों एवं धमनियों और शिराओं के बीच रक्त का बहाव श्रेणी क्रम में होता है। इससे रक्त के बहाव पर प्रतिरोध ज़्यादा होता है और बहाव की गति धीमी हो जाती है। रक्त एक समान दर से कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता। रक्त का बहाव धीरे होने से कोशिकाओं तक पदार्थ पहुंचने व उनसे अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होने में मदद मिलती है। अगर हृदय से रक्त श्रेणी क्रम में अंगों तक पहुंचता तो क्या होता? आंतों से चलकर रक्त का यकृत लिवर में से होकर गुजरना भी श्रेणी क्रम में होता है। उसके बाद रक्त हृदय में पहुंचता है। जाहिर है कि पाचन क्रिया के चलते रक्त में ज़्यादा भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व होते हैं। इनमें से कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी मात्रा रक्त में ज़्यादा हो तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे कुछ पदार्थ जैसे अतिरिक्त शर्करा, वसा आदि रक्त से अलग होकर यकृत में संग्रहित हो जाते हैं। जब रक्त में इन पदार्थों की मात्रा मानक से कम हो जाती है तो यकृत से यह वापस रक्त में आ जाते हैं। इसके अलावा यकृत में कई विषैले पदार्थ भी हानि रहित पदार्थों में बदलते हैं और रक्त से इनका परिवहन होता है। 7.2.6 परिवहन तंत्र में रक्त की भूमिका। रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रक्त क्या है या उसमें से कौन से पदार्थों का परिवहन होता है, यह जानकारी महज 400 साल पुरानी है। कोशिका की खोज के बाद रक्त की कोशिकाओं का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान रक्त की नलियों में जल जैसे द्रव्य में कोशिकाएं बहती हुई नजर आईं। अतः रक्त के मुख्य 2 घटकों का पता चला। पहला, जल जैसे द्रव्य जिसे प्लाज्मा कहा गया। दूसरा, रक्त में उपस्थित कोशिकाएं। चित्र क्रमांक 7 में देखिए। लाल रक्त कोशिकाएं चकती जैसी दिखती हैं और रक्त में इनकी संख्या अन्य कोशिकाओं से बहुत अधिक होती है। इनमें एक प्रकार का पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है। यह लौह युक्त वर्णक है।
इसके लौह के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन का आबंध बनता है। अतः ऑक्सीजन के परिवहन में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका होती है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन इसी तरह होता है। जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, वहां ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मुक्त होकर पहुंचती है तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाती है। रक्त में कुछ कोशिकाएं रंगहीन व अलग अलग आकार की होती हैं, जिनसे हमारा शरीर संक्रमण से सुरक्षित रहता है। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। शरीर में हल्की खरोंच या कटी फटी जगह पर रक्त के थक्के के रूप में जमने की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से रक्त की एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं के समूह प्लेटलेट्स से होती है। इसके फलस्वरूप घाव भरता है, परंतु ऐसा ही कोई थक्का हमारे हृदय या मस्तिष्क में चला जाए तो हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। रक्त में ऐसे पदार्थ भी हैं जो रक्त के थक्के को गला सकते हैं, जिनसे कई अहम अंगों के अनावश्यक थक्के अक्सर गल जाते हैं। ब्लड यानी खून हमेशा लाल होता है ना? गलत। ब्लड अलग अलग रंगों का हो सकता है। मनुष्य और दूसरे मैमल्स में ब्लड लाल रंग का होता है, जबकि ऑक्टोपस में ये नीले रंग का होता है। ऑसिलेटेड आइस फिश में ब्लड बिल्कुल क्लियर होता है। पैपुआ न्यू गिनी में हरे ब्लड वाले शैंक पाए जाते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि ब्लड हमेशा लाल रंग का ही होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड किस चीज से बना है और ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स के क्या क्या रोल्स हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ब्लड का 55% भाग हल्का पीला चिपचिपा लिक्विड होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा मुख्यतः पानी और प्रोटीन से बना होता है। ये शरीर में न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। प्लाज्मा शरीर में हीट भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन प्लाज्मा ब्लड का वो कंपोनेंट नहीं है जो ब्लड को लाल, हरा, नीला या क्लियर बनाता है। प्लाज्मा में 92% पानी और बस 8% प्लाज्मा होता है। हमारा लगभग 45% ब्लड रेड ब्लड सेल से बना होता है। रेड ब्लड सेल्स बहुत ही छोटी बाइकॉन्केव डिस्क के आकार की सेल्स होती हैं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये बोन मैरो में बनती हैं और इनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसमें आयरन होता है। इस प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की मदद से ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का रंग लाल होता है। ऑक्टोपस में एक अलग प्रकार का स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं और ये ऑक्टोपस के ब्लड को नीला बनाता है। आइस फिश के ब्लड में हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन नहीं होता, जिसकी वजह से इनका ब्लड क्लियर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ब्लड का बस 1% हिस्सा होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर की योद्धा हैं। ये हमारे शरीर को बाहर से हमला करने वाले, बीमारी पैदा करने वाले पैथोजन से बचाती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स पैथोजेंस को 2 प्रकार से नष्ट करती हैं। 70% व्हाइट ब्लड सेल्स फेगोसाइट्स होती हैं। ये पैथोजेंस को फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से निगल जाती हैं। दूसरी प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स होती हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज फॉरेन पैथोजेंस के साथ जुड़ जाते हैं और उन्हें ज्यादा फैलने से रोकते हैं। आखिर में प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। ये ब्लड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं। प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है और घाव में इन्फेक्शन नहीं हो पाता। इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लड का कलर लाल ही होना जरूरी नहीं है। ब्लड का कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि रेड ब्लड सेल्स किस चीज से बनी हैं। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और हीट ट्रांसपोर्टिंग प्लाज्मा होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले रेड ब्लड सेल्स होते हैं और ब्लड का 1% से भी कम हिस्सा होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो पैथोजेंस को नष्ट कर देती हैं। आखिर में होते हैं ब्लड को क्लॉट करने वाले प्लेटलेट्स। गिरने पे अक्सर ब्लीडिंग होने लगती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने देखा होगा कि कुछ देर बाद ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?
एक्चुअली हमारी बॉडी खुद ब खुद कुछ इस तरह के पदार्थ बनाती है जो घावों को अपने आप भर सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लॉट्स यानी खून के थक्के क्यों और कैसे बनते हैं। क्लॉट्स नहीं बनने से हमारी बॉडी तब तक ब्लीड करेगी जब तक कि हमारी डेथ नहीं हो जाती। इसके अलावा क्लॉट्स पैथोजेंस जैसे बीमारी पैदा करने वाले खतरनाक ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में घुसने से रोकती है। जब हम इंजर्ड होते हैं तो हमारी स्किन के ठीक नीचे की ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं डैमेज हो जाती हैं, जिससे ब्लड लीक होकर टिश्यूज में इकट्ठा होकर ब्रूज बनता है, या फिर अगर स्किन खुलती है तो ब्लड ओपनली बहने लगता है। इस तरह की खतरनाक चीजें रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो आइए हम इसके पीछे की मैकेनिज्म समझते हैं। आइए प्लेटलेट्स से शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड के साथ हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो कोलेजन यानी मज्जा खुल जाती है। ओपन कोलेजन प्लेटलेट्स को इंजर्ड एरिया में अट्रैक्ट करती है, जहां पे ये प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ चिपक के बंडल के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। प्लेटलेट्स का ये बंडल बैरियर की तरह काम करता है जो ब्लीडिंग को रोकता है। हालांकि ये बैरियर उतना मजबूत नहीं होता। इसे और ज्यादा मजबूत बनाने का काम हमारे ब्लड में घुली हुई फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन करती है। ये प्रोटीन बाहरी केमिकल्स के कांटेक्ट में आके स्टिकी फाइब्रिन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मली इस तरह के केमिकल्स हमारी ब्लड वेसल्स में नहीं पाए जाते हैं। फाइब्रिन फाइबर्स मिलकर एक जाल बनाते हैं जो सभी प्लेटलेट्स को रोक के रखता है और अल्टीमेटली एक मजबूत क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स और हमारे ब्लड में मौजूद दूसरे कंपोनेंट्स फाइब्रिन फाइबर के बने जाल में अटकते रहते हैं, जो क्लॉट को और मजबूत बनाते जाते हैं। क्लॉट ब्लीडिंग को तो रोकता ही है, साथ ही ये पैथोजेंस जैसे हानिकारक तत्वों को हमारे शरीर में घुसने से भी रोकता है। खून का थक्का धीरे धीरे स्कैब यानी पपड़ी में कन्वर्ट होता रहता है, जो घाव की हीलिंग के समय उसे प्रोटेक्ट करता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्कैब क्या है? ये एक्चुअली फाइब्रिन के जाल में फंसी हुई प्लेटलेट्स होती हैं। ये आपके घर की सिंक में फंसी हुई गंदगी की तरह होती हैं। स्कैब के नीचे जब नई स्किन बन जाती है तो ये हट जाता है। आइए जल्दी से एक बार कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। कोलेजन के एक्सपोज होने से प्लेटलेट्स का एक ग्रुप बन जाता है। फाइब्रिनोजन के बाहरी केमिकल्स के कांटेक्ट में आने पे ये स्टिकी फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्लेटलेट्स और फाइब्रिन का नेचर सिर्फ तब स्टिकी होता है जब ये बाहरी केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, यानी नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल में ये क्लॉट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के जरिए क्लॉटिंग के जादू को समझा होगा। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा रक्त से कई अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। ग्लूकोज, कैल्शियम, पोटेशियम, यूरिया, एंजाइम, हार्मोन, लवण आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनकी रक्त में जांच की जा सकती है। अस्वस्थ होने पर डॉक्टर आवश्यकता अनुसार हमारे रक्त की जांच करवाते हैं। क्या आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल नामक वसा के बारे में आपने सुना होगा। यह हृदय की धमनियों में जम जाए तो दिल का दौरा पड़ सकता है, परंतु एक निश्चित मात्रा में हमारे आहार नली की कोशिकाओं के लिए यह बहुत जरूरी है। साथ ही हमारी आंत में इसकी उपस्थिति से कई विटामिन का उपयोग हो पाता है। अर्थात हमारे भोजन में एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का होना कतई नुकसानदेह नहीं है।